उसी वक्त सांप की नींद खुलते ही वो रमेश को डांसने जाती है। अजी अब सामने देखो, हंडी के अंदर सांप है। रमेश खजूर के पेड़ में चढ़ के हंडी बांध देता है। फिर खजूर के पेड़ से रस हंडी में जमा होने लगा। हाँ, काम खत्म हुआ। बाकी 2 पेड़ में भी हंडी बांध दिया है। आज बहुत देर हो गया, अब मैं घर जाता हूँ। फिर रमेश पेड़ से उतरकर घर चला गया और घर जाते ही आखिरकार वो आदमी गया। मैं तो कब से खजूर का रस पीने का इंतजार कर रही थी। अब जी भर के खजूर का रस पीऊंगी। फिर वो सांप खजूर की पेड़ में चढ़ जाता है और मन भर के हंडी से रस पीने लगता है। आहा, कितने दिनों बाद जी भर कर खजूर का रस पिया। वाह क्या स्वाद था। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके बाद वो सांप अपनी बिल में चला जाता है। फिर सुबह होते ही क्या जी सुनते हो, सुबह तो कब का हुआ है, खजूर की रस कब लाने जाओगे? हाँ भाग्यवान, बहुत देर हो गया। अब मैं जाता हूँ और जल्दी से खजूर की रस लेके आता हूँ। पिताजी, क्या मैं अभी जाऊँ आपके साथ? जाने की कोई जरूरत नहीं, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर। ओहो, वो जिद कर रहा है तो उसे लेकर जाओ ना, अब उसे डांट क्यों रहे हो? फिर रतन और रमेश दोनों मिलके खजूर की पेड़ से रस लाने जाते हैं। लेकिन रमेश पेड़ में चढ़ के देखा कि हांडी पूरा खाली, हंडी में एक बूंद भी रस नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? हंडी में जरा सा भी रस नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद रमेश मुंह लटकाए हंडी को फिर से पेड़ में बांध देता है। फिर रतन के साथ घर लौट आता है। फिर घर आके अपनी पत्नी को पूरा घटना बताता है। क्या बोल रहे हो? तो क्या रात में कोई चोर आके चोरी करके ले गया? नहीं, ये तो ठीक नहीं। कल मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जाके देखना पड़ेगा उधर चल क्या रहा है। लेकिन उस दिन रात को वो सांप फिर से अपनी बिल से निकल आया और खजूर की पेड़ में चढ़ के सारा रस पी जाता है। फिर कहता है, अरे बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही रस पी ली। तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है। अगर हर रोज इस तरह खजूर की रस मिल जाए तो मुझे कहीं भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं इस हंडी के अंदर ही सो जाती हूँ। इस पेड़ का मालिक कल सुबह से पहले तो इस तरफ नहीं आएगा और मैं सुबह ही यहाँ से भाग जाऊंगी। ये कह के वो सांप हंडी के अंदर ही सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही रमेश और मालिनी मिलके खजूर की रस लाने जाते हैं। फिर रमेश खजूर के पेड़ में चढ़ के रस की हंडी हाथ में लिए। भाग्यवान, हंडी काफी भारी है। लगता है पूरे रात बहुत रस इकट्ठा हुआ है। ठीक उसी वक्त सांप की नींद खुलते ही वो रमेश को डांसने जाती है। अजी अब सामने देखो, हंडी के अंदर सांप है। तभी रमेश डर के मारे हंडी को हाथ से नीचे फेंक देता है। अरे बाप रे, गई रे, मेरी कमर पूरी तरह टूट गई रे। तभी मालिनी ने एक लाठी उठाई। फिर वो सांप की सिर पर जोर से मारी। अरे बाप रे, मेरा कमर तोड़ के शांति नहीं मिली। अब मेरी सर भी फोड़ दिया। अरे बाप रे, मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाती हूँ। फिर वो सांप वहाँ से भाग जाती है। फिर मालिनी जाके पेड़ के नीचे उस सांप की बिल को भी तोड़ देती है। वो सांप फिर नहीं आएगा। अब जाके पेड़ में हंडी बांध दीजिए। इसके बाद रमेश पेड़ में फिर से एक नया हंडी बांध के घर लौट आता है। लेकिन इधर वो सांप, क्या रे ढोंड़ा,
तेरी ऐसी हालत किसने बनाया है? क्या बताए प्रभु, थोड़ा सा खजूर की रस पीने गए थे और ऐसा हालत हो गया। इस तरह वो सांप अपनी प्रभु पंचमुखी नाग को पूरा घटना बताई। फिर वो अपनी प्रभु से विनती करती है, प्रभु कुछ कीजिए, मैं बदला लेना चाहती हूँ। आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। इसके बाद पंचमुखी शेषनाग उस सांप को शक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं, आज के बाद से अगले 3 दिन तक तो इच्छाधारी नागिन की तरह कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है और तेरे शहर बन जाएगी बहुत ही भयंकर। जा, इस 3 दिन के अंदर तू अपनी बदला ले ले। फिर वो सांप रमेश के घर के सामने आती है और एक बुढ़िया की रूप लेती है। फिर, कोई है? दरवाजा तो खोलो, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? प्यास से मेरा गला सूख रहा है, कोई मुझे थोड़ा पानी दे दो। तभी रतन आके दरवाजा खोलता है और कहता है, आप कौन हो अम्मा? आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे बेटा? प्यास से मेरा गला सूख रहा है। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। फिर रतन उस बुढ़ी औरत को घर के अंदर बिठाता है और अपनी माँ को बुलाने लगा। माँ, माँ, इस बूढ़ी अम्मा को थोड़ा पानी दीजिए। मालिनी एक गिलास पानी उस बुढ़िया को दे के कहती है, ओ अम्मा, आपका घर कहाँ है और इस दोपहर में आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भीख मांग के ही दिन गुजारती हूँ और मैं घूमते घूमते यहाँ गई। बुढ़िया की बात सुनकर मालिनी को बहुत दुख होता है। अम्मा, मैं खजूर रस से पीठा बनाई हूँ, आप वो खा के कुछ देर इधर ही आराम कीजिए, फिर जाना। बुढ़िया वो पीठा खा के वहीं सो जाने की नाटक करती है। उस वक्त मालिनी रसोई में चली जाती है, लेकिन रतन वही खेल रहा था और ये मौका देख के, अब जाके मौका मिला है, पहले इस बच्चे को टांसूंगी, फिर उन दोनों को मार डालूंगी। तभी वो बुढ़िया सांप के रूप में आके पीछे से छुपके से जाके रतन को काट लेती है। माँ, सांप! रतन की चीख सुनकर उसकी माँ रसोई से दौड़ कर आती है। तब तक वो सांप फिर से बुढ़िया की रूप ले लेती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? सांप, सांप कहाँ से आया? कोई है, कोई है, यहाँ जल्दी आओ, मेरे बेटे को सांप ने काटा। मालिनी की चीखें सुनकर रमेश भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, बेटा को क्या हुआ? हमारे बेटे को सांप ने काटा, अब जल्दी से कोई डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, इसके साथ मैं एक सपेरा को भी बुला के लाता हूँ। सपेरा? सपेरा क्यों? सपेरा की नाम सुनते ही वो बुढ़िया मन ही मन डर जाता है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक रमेश सपेरा को साथ में लिए घर लौट आता है और सपेरा जैसे ही बीन बजाने जाता है, नहीं, बीन मत बजाओ, मुझे बीन की आवाज से बहुत कष्ट होती है। नहीं। ये बीन बजाने से तुम्हें क्यों कष्ट होगा? बीन के आवाज से तो सांपों को कष्ट होता है। और सपेरा बीन बजाने लगता है और साथ ही साथ, बंद करो ये बीन की आवाज, बंद करो। ठीक उसी वक्त वो बुढ़िया की रूप छोड़ के सांप की रूप में आ जाती है। ये घटना देख के मालिनी रमेश बहुत डर जाते हैं। तभी मालिनी, अरे ये तो
वो सांप है जो खजूर के रस पी रहा था। उसको मैंने पीटा था, इसीलिए शायद बदला लेने आया है। मैं घर के अंदर आते ही समझ गया था, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। तू जल्दी जाके बच्चे के शरीर से विष उतार ले, नहीं तो तुझे यहीं पर है। फिर वो सांप जाके रतन की शरीर से विष निकल लेती है और ठीक उसी वक्त वो सपेरा सांप को पकड़ लेता है। अरे बाप रे, प्रभु प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। हाँ, तेरे प्रभु भी हैं, तो दोनों मिलके ये सब कर रहा है। चल, अब मुझे तेरे प्रभु के पास ले चल। ये कहते हुए वो सपेरा बीन बजाते बजाते सांप को पकड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद रतन भी एकदम ठीक हो जाता है। उधमपुर नाम के एक गांव में सुरेश और महेश नाम की दो भाई रहते थे। पुश्तैनी संपत्ति सुरेश को महेश से ज्यादा मिली थी, फिर भी उसे महेश की संपत्तियों के ऊपर शुरू से ही नजर था। सुरेश को उकसाने का काम उसकी पत्नी लता करती थी। उन लोगों की कोई बाल बच्चे नहीं थे। महेश के घर में महेश, उसकी पत्नी मधु, दो बच्चे चिंटू और पिंकी के अलावा उन लोगों के पालतू कुत्ता टोनी भी रहता था। टोनी से वो चारों बहुत प्यार करते थे। वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मुझसे उन लोगों की खुशियाँ और बर्दाश्त नहीं होती। क्या कर सकते हैं? खुशियों का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी संपत्तियां हड़पने के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। नहीं, उनको सिर्फ गरीब बना के मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं उनको बर्बाद करना चाहती हूँ। अरे, करना क्या चाहती हो तुम? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी लता के चेहरे देख के कोई भी उसकी मन की जलन को समझ जाता। वो ज्यादा देर नहीं करती। उसी रात एक सपेरे से एक बहुत जहरीला सांप ले आकर महेश के घर में छोड़ देती है। उस समय टॉनी को बाहर आंगन में बांध के मधु दो बच्चों के साथ मंदिर गई थी। तभी महेश घर के अंदर सो रहा था। लता को ये काम करते हुए टॉनी ने देख लिया और वो जोर जोर से भौंकते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तभी अंदर से महेश की चीखने की आवाज आई। कुछ देर तक महेश छटपटाते रहे, फिर उसका देहांत हो गया। उधर टॉनी तभी भी भौंक रहा था। फिर मधु दो बच्चों के साथ लौट आई। पता नहीं क्या हुआ, टोनी घर की तरफ देख के इतना भौंक क्यों रहा है? वो तो कभी ऐसा नहीं करता। वो तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी पिंकी दौड़ के अंदर देखने के लिए गई। महेश की हालात देख के वो चीख उठी। माँ, भैया, जल्दी आओ, पिताजी को क्या हो गया देखो। वो दोनों अंदर आके महेश को इस हालात में देख के बहुत रोने लगे। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। उधर टॉनी बाहर भौंकते ही रहा। महेश के देहांत के बाद सुरेश और लता दिखावा करने के लिए उनसे मिलने आए। हम लोग तुम्हारे अपने हैं। हमारे बीच जो हुआ है वो भूल जाओ। परेशानी के वक्त अपने ही तो अपनों का काम आते हैं, और हम तो तुम्हारे पास में ही रहते हैं। लता बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर जरूरत पड़े तो हमें जरूर बुलाना। जी जेठ जी, अब क्या ही जरूरत। अब तो सिर्फ इन बच्चों की तरफ देख के ही मुझे जिंदा रहना होगा। बाहर सुरेश और लता को आते देख टॉनी फिर से भौंकना शुरू किया, लेकिन वो क्या बोलना चाहता है ये किसी को भी समझ में नहीं आया। उधर लता कुछ अलग ही चाल चल रही थी। एक तो गया, अब और एक को खत्म कर सकी तो हमारी मकसद पूरी हो जाएगी। फिर जाके मुझे चैन मिलेगी। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? अब
उस कलमोही मधु को अपने रास्ते से हटाना ही मेरा मकसद है। लेकिन उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर तो रहम करो। तुम क्या बच्चों के प्यार में अंधे हो गए हो? अरे अगर मधु को रास्ते से हटा सके तो दोनों बच्चे को भी निकाल देंगे, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बच्चों को अपने माँ बाप से दूर करने का पाप कहीं हम पर न भारी पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरे इशारों के अनुसार चलो। फिर लता रविंद्र सरदार के पास जाती है। रविंद्र सरदार से गांव के सारे लोग डरते थे, क्योंकि उसके पास एक पागल बहुत ही खतरनाक सांड था। वो उस सांड को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल करता था। रविंद्र सरदार जी, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मैं फोकट में किसी को भी मदद नहीं करता। अरे सरदार जी, मुझे पता है आपको अपने मुंह मांगे कीमत मिलेगा। मुझे सिर्फ एक बार आपके वो पागल सांड की मदद चाहिए। रविंद्र सरदार के सांड को किसी का भी कपड़े सुंघाया जाए तो वो सांड उसका शरीर का गंध पहचान के उस व्यक्ति को कहीं से भी ढूंढ निकल के अपनी सींग से धक्का दे दे कर मार ही डालता था। और ऐसा ही कुछ मधु के साथ भी होने वाला था। एक दिन लता अपने साथ मधु का एक कपड़े का टुकड़ा लाई थी। फिर रविन को उस कपड़े का टुकड़ा देती है। उस कपड़े के टुकड़े को सांड को सुंघाते ही वो मधु के घर की तरफ दौड़ना शुरू किया। लो, तुम्हारा काम हो गया समझो। आप मुझे मेरी कीमत दो। लता खुश होके रविंद्र सरदार को बहुत सारे पैसा देती है। उधर पागल सांड जब दौड़ते हुए मधु के घर के सामने आती है, तब मधु आंगन में बैठ के बर्तन धो रही थी। सांड मधु का गंध पहचानते ही उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है और ये देख टॉनी भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज से चिंटू और पिंकी घर के अंदर से बाहर आई। माँ, जल्दी से अंदर आओ। पिंकी जल्दी से अपनी माँ को खींच के अंदर ले जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सांड थोड़ा घबरा जाता है। मधु सामने से हटते ही सांड की नजर टॉनी पे पड़ता है। तब अंदर पिंकी रोते हुए कहती है, माँ, बाहर तो टोनी अकेला है, अब क्या होगा? भगवान पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा उसे। भगवान हमारे साथ और बुरा नहीं करेंगे। सांड टॉनी को आक्रमण करने ही वाला था कि तभी बगल वाले सुरेश के घर के छत से एक तौलिया उड़कर सांड के सामने आके गिरी। तभी सांड ने वो तौलिया सूंघ ली। फिर वो पागल सांड मुड़ के सुरेश के घर की तरफ चला जाता है और सुरेश के आंगन में पहुंच के पहले सुरेश को अपने सींग से खत्म किया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये पागल सांड तो मधु को मारने वाला था। ये सांड हमारे घर कैसे आ गया और मेरे पति को भी मार डाला। अरे नहीं, ये पागल सांड तो मेरे पास मत आ। भाग यहाँ से। हट जाओ। फिर लता को भी वो सांड अपनी सींग से मार डालता है। जैसी करनी वैसी भरनी, हमेशा ऐसा ही होते आए हैं। मधु दोनों बच्चे और टॉनी को लेकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। सुरेश और लता की पूरी संपत्ति अब उन्हें मिल गया, लेकिन उनके परिवार में महेश की कमी हमेशा महसूस होती रही। क्या आपको पता है, हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा
और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।